बोर्डरूम में आज बात करेंगे सोने, चांदी, कच्चे तेल के साथ बेस मेटल की और नजर डालेंगे एग्री कमोडिटीज पर भी। सबसे पहले आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार में इस वक्त तीन बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। सोने में तेजी, कच्चे तेल में होर्मुज का तनाव और अमेरिका कनाडा के बीच ट्रेड डील को लेकर आखिरी दौर की बातचीत। यानी एक तरफ निवेशक सेफ हेवन गोल्ड की तरफ देख रहे हैं तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट तनाव ने कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर रिस्क बढ़ा दिया है और तीसरी तरफ अमेरिका कनाडा का संभावित ट्रेड डील मेटल्स और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के लिए नई दिशा तय कर सकता है। तो आज के इस कमोडिटी बोर्डरूम में बात करेंगे इन तीनों बड़े मुद्दों की और समझेंगे कि आखिर ग्लोबल कमोडिटी बाजार की अगली चाल किसके हाथ में है, फेड, होर्मुज या ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी। सबसे पहले बात करते हैं सोने की, जहां तेजी ने बाजार का ध्यान फिर अपनी तरफ खींच लिया है। सोने की कीमतें 2 महीने से ज्यादा की ऊंचाई के करीब बनी हुई हैं। बुधवार को भी गोल्ड में 4% से ज्यादा की तेजी आई और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट। अमेरिकी ट्रेजरी ने लंबी अवधि के सरकारी कर्ज की खरीद बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें लॉन्ग टर्म यील्ड नीचे आई। यील्ड गिरने पर सोने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है और इन्वेस्टर्स के लिए सोना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके साथ डॉलर भी कमजोर हुआ और सेंट्रल बैंक बाइंग लगातार गोल्ड को सपोर्ट दे रही हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी, जो कि केडिया एडवाइजरी से हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, सबसे पहला सवाल, सोना एक बार फिर से $4500 के ऊपर काफी लंबे अरसे के बाद हमने जाता हुआ देखा है। एक जो रेंज थी अब उसको ब्रेक कर दिया है सोने ने, तो ऐसे में अब क्या लग रहा है कि नए हाई सोना छूता हुआ दिखाई देगा या फिर जिस तरीके से आज हम हल्की करेक्शन विदेशी बाजारों में देख रहे हैं, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आएगी? नमस्कार। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग यस पॉसिबल है बिकॉज ऑलरेडी हमने $500 की तेजी देखी है, बट आपको 3-4 इवेंट समझने पड़ेंगे। जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, एक्चुअली पिछले 5 महीने से हमने हमेशा देखा कि जब भी ये तनाव बढ़ता है सोने में करेक्शन आता है, बट मुझे लगता है मार्केट उस चीज को अब डिस्काउंट कर चुका है। तो आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से कोई बड़ा फॉल आएगा। हाँ, टेक्निकली एक लग रहा जरूर है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिल जाए, बट दूसरा कल हमने देखा बॉन्ड बाइंग के जो प्रोग्राम यूएस ने स्टार्ट किया है, बोला है, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक बड़ा उछाल है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तीसरा है फिजिकल साइड भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली चाइना बाय भी कर रहा है और साथ में हम देख रहे हैं ईटीएफ में भी अभी बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि नए हाइस को तो समय लगाएगा, बट हाँ, ईयर एंड तक की भी अगर मैं बात करके चलता हूँ तो मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस $5100 तक का लेवल एटलीस्ट दिखा सकता है। तो यस, फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा ये सब अच्छा। एक चीज और है कि फेड के मिनट्स थोड़े से मिले जुले जरूर आए थे, बट जो पहले रिस्क था कि हम देखते थे कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा, वो अब मार्केट में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मार्केट में ये तेजी बनी है। तो अभी अजय जी रेंज क्या देखते हैं, अब किस रेंज में मार्केट जो है वो ट्रेड करता दिखाई देगा? देखिए, अगर हम इमीडिएट में अगले हफ्ता 15 दिन की बात करें तो मार्केट में मुझे लगता है कि हायर साइड पे 4650 का रेजिस्टेंट रहेगा इंटरनेशनल में और 4320 का सपोर्ट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में कल हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है, बट यहाँ पे मुझे लगता है 1,61,500 या मोटा मोटी 1,62 का रेजिस्टेंट रहेगा और 1,53,000 का सपोर्ट रहेगा। बट ईयर एंड तक की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि गोल्ड $5100 और डोमेस्टिक मार्केट में 175 तक का लेवल दिखा सकता है। तो अजय जी, माने दिवाली तक ये लेवल एक्सपेक्टेड है या अभी दिवाली के आसपास आप क्या लेवल्स देखते हैं कि 5000 का लेवल छू लेगा सोना? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है 5000 तक का लेवल है ना, गोल्ड एक बार टेस्ट कर जाना चाहिए। ईयर एंड तक जैसे मैं 5100 का लेवल बोल भी रहा हूँ तो वो मेरे को लेवल अचीवेबल दिखता है। और दिवाली तक चांदी को कैसा देख रहे हैं आप? क्या लगता है कि $75 या फिर $70 के दायरे में काम करती दिखाई देगी? क्या इसके क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, चांदी मुझे सोने से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है बिकॉज चांदी का एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है और ये 7वां साल होगा कि चांदी डेफिसिट में है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। यहाँ पे डॉलर टर्म्स में बात करें तो अभी $70 एक ऐसा रेजिस्टेंट बन चुका है, क्योंकि पहले भी हमने देखा 70 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा था मार्केट, और अब हम 70 के बिल्कुल ऊपर अच्छे से ट्रेड कर 70 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेट कर ले, लेकिन अगर 70 का लेवल टूटा
तो हम हायर साइड पे कम से कम $90 तक का लेवल देखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है प्राइजेस ने अब 2 लाख 10 हजार का एक बेस बना चुका है। ऊपर में मुझे लगता है दिवाली तक या हम ईयर एंड तक की बात करें तो 3.25 लाख तक का लेवल आराम से क्रॉस करना चाहिए। ओके। तो अजय जी, अगर क्रूड की अब बात करें, ब्रेंट जो है वो करीब $92 के आसपास है, जबकि WTI 84 से 85 की रेंज में ही हम इसको कारोबार करता देख रहे हैं। तो दोनों में बेंचमार्क को अगर हम देखें तो 4 सत्रों की तेजी के बाद 24 जुलाई के बाद के ये अपने ऊपरी स्तरों पर पहुंच गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के क्रूड इन्वेंट्रीज में पिछले हफ्ते 44 लाख बैरल की भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाजार को स्टॉक घटने की उम्मीद थी। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क ने कीमतों को काफी हद तक सपोर्ट दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कच्चे तेल का $92 के ऊपर सस्टेन रहना और वो 84 से $85 की रेंज में कारोबार करना, तो क्या लग रहा है यहाँ से ब्रेंट जो है वो क्या $95 के लेवल छूता हुआ दिखाई देगा? क्या मतलब तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, या फिर यहाँ पर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाई देगी और करेक्शन बढ़ेगी? देखिए, कच्चे तेल में वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में वापस गिरावट आनी चाहिए थी। जिस दिन से हमने देखा कि ओपेक ने अपने प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, चाइना का भी जो चाइना इंपोर्ट है वो भी हमने काफी ड्रॉप होते हुए देखा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सीज फायर कहीं ना कहीं आगे बढ़े, बट वैसा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है टेक्निकली अब 90 के ऊपर ब्रांड जिस ढंग से चल रहा है, आई होप के ऊपर में हम $95-96 तक का लेवल एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि एक बार दिखा सकता है। साथ में हम देखते हैं कि जो तनाव है उसकी वजह से भी मार्केट इम्पैक्टेड रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये कच्चा तेल है जो है वो $95 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। ओके। तो अजय जी, अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर कच्चा तेल ऐसे ही तेजी दिखाता है तो पेट्रोल, डीजल से लेकर फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट सब पर महंगाई का नया दबाव बनता हुआ फिर तो दिखाई दे सकता है। नहीं, बिल्कुल। आप अगर इस पे रुपए पे भी अगर आप देखोगे ना, तो रुपए पे प्रेशर पड़ना। आज आरबीआई ने कुछ अच्छे स्कीम्स भी लॉन्च की जिससे फॉरेन रिजर्व हमारा 707 बिलियन वापस पहुंच गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी ये तनाव बना हुआ है। इसी की वजह से बार बार में हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट के गवर्नमेंट के जितने भी एफर्ट्स है, उस एफर्ट्स के बावजूद हम देख रहे हैं कि रुपया जो है वो टिक नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए यहाँ पे। मे बी पॉसिबल है कि हम रुपए में वापस 96 तक का लेवल आते हुए देख पाए। तो ऐसे में क्या लग रहा है अभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कच्चे तेल को लेकर, या फिर अभी थोड़ा सा वेट करें, या फिर बाइंग की तरफ अभी रहा जा सकता है? ये लेवल्स जो है अट्रैक्टिव लग रहे हैं, यहाँ से $4 से $5 की तेजी बन जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि 95 का लेवल तो हम देख ही रहे हैं। हाई साइड में डोमेस्टिक मार्केट डुअल मार है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला चीज कि रुपए की जो गिरावट है ये डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए। डोमेस्टिक मार्केट में अगर 8,000 के करीब अगर अपन लेके भी चलते हैं तो ऊपर में मुझे लगता है कि प्राइजेस करीबन 8500 तक का लेवल दिखा सकती है। जब तक ये 86 85 के नीचे ब्रांड नहीं आता है ना, तब तक तो कोई बड़ी मंदी दिखती नहीं है। सेकेंडली एक चीज और ध्यान रखिए कि WTI और ब्रांड के बीच का जो स्प्रेड है वो स्प्रेड है करीबन $60 का। जनरली ये $2.5-3 के आसपास होता है। लेकिन अगर ये $60 पे अगर मेंटेन है तो इसका मतलब आप समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं कंसर्न्स है जो अभी भी जारी है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये $95 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएगा। अजय जी, अगर बेस मेटल को देखें तो निकल आज गिरावट हल्की सी दिखा रहा है, जबकि निकल का आउटलुक काफी पॉजिटिव निकल कर आ रहा था, और कॉपर में भी तेजी का ही लगातार जो है वो खबरें निकल कर आ रही थी कि कॉपर भी यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंटरनेशनल मार्केट्स में दोनों ही हल्की कमजोरी दिखा रहे हैं। क्या लगता है बेस मेटल्स में ये जो गिरावट आ रही है ये बढ़ती हुई यहाँ से दिखाई देगी? फिर वो लेवल्स होंगे खरीदारी के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी इसमें दिखाई दे रही है कॉपर और निकल को लेकर? देखिए, पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कि मार्केट में तेजी का रुख ही रहने वाला है। बिकॉज सप्लाई साइड जो कंसर्न है वो कंसिस्टेंटली मार्केट में बना हुआ है। एक चीज आप ये समझिए कि जैसे चिली है, इंडोनेशिया, यहाँ पे सप्लाई में कोई भी बढ़ोतरी एज ऑफ नाउ आते हुए दिखाई नहीं दी है। सेकेंडली, अगर हम निकल की बात करें तो अभी भी सप्लाई कंसर्न्स जो है वो कंसिस्टेंट बने हुए। हालांकि वॉल्यूम थोड़े कम है, वॉलिटिलिटी मार्केट में ज्यादा बनी हुई है, लेकिन कुल मिला के मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर हम निकल की बात करें, अगर ये
जो 40 का लेवल अगर आज ब्रीच कर जाता है तो वापस 1700 की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन कॉपर में कुछ बड़ी तेजी दिख रही है, क्योंकि एक तरफ जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली डिमांड बनी हुई है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि डिमांड के साथ साथ सप्लाई, वहां पे भी कंटिन्यू डैमेज दिखाई दे रहा है। इसके लिए $14,000 के ऊपर हम कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये तीनों में तेजी, खास करके अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इस वक्त प्राइस 1374 के करीब है, यहाँ पे आप लेके चलिए। इमीडिएट तो 1400 तक का टारगेट है, बट 1480 का लेवल भी दिखा दे। जिंक फिर से 400 के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे भी जो ईयर स्टार्ट होने पे सरप्लस था वो काफी हद तक कम हो चुका है। चाइना में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से भी तेजी मिली हुई, जो 415 420 तक का लेवल दिखा दे। एल्यूमिनियम में आज थोड़ा दबाव जरूर है, बट मुझे लगता है 345 के करीब लेके चलिए, 355 का टारगेट रहना चाहिए। लेड रेंज बाउंड है, बट निकल में मुझे लगता है तेजी कंटिन्यू जारी रहेगी। ओके, तो यानी कि ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, जहां अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील पर आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के कुछ सामानों पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को 3 दिनों के लिए फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और शनिवार को नई डेडलाइन भी है। करीब $20 अरब के कनाडाई सामान पर टैरिफ लागू होने का खतरा बना हुआ है अगर समझौता नहीं हुआ। ऑटो सेक्टर इस बातचीत का क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रस्तावित समझौते में कैनेडियन बिल्ट कार्स और ट्रक्स पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% करने की बात सामने आई है। स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ घटाकर 25% करने का प्रस्ताव है। अब इसका कमोडिटी बाजार से सीधा कनेक्शन है। स्टील, एल्यूमिनियम, एनर्जी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इन सभी पर ट्रेड पॉलिसी का असर पड़ सकता है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाता है और टैरिफ घट जाते हैं तो क्या इससे मेटल्स और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड को कोई नया सपोर्ट मिलता दिखाई देगा? और अगर डील फेल हुई और फिर से 50% टैरिफ लागू हुआ तो क्या ग्लोबल सप्लाई चेन और कमोडिटी डिमांड पर दबाव आएगा इससे? देखिए, एक चीज तो आप ये मान के चल रहे हो कि कंसर्न्स है अभी भी, बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ है और होता कुछ है। तो अनसर्टेनली ये चीजें नहीं आती है उधर, तो बोलना मुश्किल है। सेकेंडली, मैक्सिको, कनाडा जो नियर बाय कंट्रीज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार में कि जो टैरिफ है लगाने की वजह से यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए कि हाउ थिंग्स मूव, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हो भी जाता है तो टेम्पररी पुल बैक मिलेगा। इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज है जहां पे अभी भी टैरिफ बहुत ज्यादा हाई है, जिसका इन्फ्लेशन मार्केट में बना हुआ है। तो मुझे लगता है टेम्पररी पुल बैक मिल जाए, बट अभी भी प्राइस एलिवेटेड लेवल पे, क्योंकि हर एक तरीके से अगर हम देखें तो एनर्जी कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ी हुई है, तो वो इतनी जल्दी पुल ऑफ होते हुए नहीं दिखाई देती। तो ओवरऑल पूरे सेगमेंट को देखिएगा नॉन एग्री कमोडिटीज में, तो इस हफ्ते अजय जी क्या लगता है कौन सी ऐसी सेफर साइड ट्रेडिंग हो सकती है जिस कमोडिटी में आज इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए और आने वाले अगले हफ्ते में कुछ प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे? देखिए, पूरे एग्री पैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मानसून को लेकर। आईएमडी ने अभी तक तो अपना व्यू सेम ही रखा है, बट स्काईमेट का मानना है कि ड्रॉट कंडीशन 70% पहुंच चुकी है, उसकी वजह से हमने तेजी देख रहे हैं। तो सबसे पहले सारी कमोडिटी में मुझे अच्छी तेजी दिख रही है। कैस्टर है 7150 के करीब मिले, लेके चलिए। 7000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 7600 का टारगेट रहेगा। धनिया थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर है, बट 16000 अच्छा लेवल है, 15500 के स्टॉप लॉस है, 17.5 का टारगेट रहना चाहिए। लेकिन हल्दी में आप मान के चलिए ना, और बड़ी तेजी बनेगी। हल्दी में कंसर्न है क्योंकि आंध्रा बेल्ट में अगर हम देखें तो वहां पे एक ड्रॉट जैसी सिचुएशन बनी हुई भी है। तो जब तक ये 20,000 के ऊपर मेंटेन है, 21,500 पे लेके चलिए। अक्टूबर वाइदा ऊपर में 24,500-25,000 तक का लेवल मिलेगा। हालांकि कॉटन सीड ऑयल किट में मेरा व्यू थोड़ा सा मंदी का है, जो 3350 तक के लिए बेचा जा सकता है। लेकिन गवार सीड, गवार गम में भी एक बड़ी तेजी बाकी है, जो 6650 का टारगेट हम गवार सीड में देख रहे हैं, और 12,800 से 13,000 का लेवल गवार गम में देख रहे हैं। कुल मिलाकर हम अगर बात करें तो कैस्टर, धनिया, हल्दी, जीरा, गवार सीड, यहाँ सब में तेजी है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल किट में मुझे गिरावट दिखी। अजय जी, आपने कहा कि ग्वार में 6600 का आप टारगेट देख रहे हो, ये टारगेट्स कब तक अचीव हो सकते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं कि ग्वार में ये इतनी तेजी यहाँ से भी बनती हुई दिखाई देगी?
देखिए गवार में एक चीज आप मान लीजिए, कैरी ओवर स्टॉक बहुत ही न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुके हैं। ओके। अब ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट इतना ज्यादा खराब हो रखा है कि कोई भी इसको जल्दी विश्वास नहीं कर पा रहा है। हम्म। बट अब टेक्निकली भी हम देखेंगे तो 6250 के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड करके चल रहा है। एक्सपोर्ट के नंबर ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट मुझे लगता है आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका सपोर्ट गवार शीट गवार गम को मिलेगा। अच्छा, इसको देखने का दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। जहाँ पे गवार गम गवार शीट रेशियो देखेंगे, वहां पे भी तेजी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब भी रेशियो तेज होता है तो गवार गम पहले चलता है, फिर गवार शीट चलता है, और मानसून डेफिसिट तो कंटिन्यू बना हुआ ही है, जिसका इम्पैक्ट गवार पे पॉजिटिव पड़ता है। अजय जी, चलते चलते आखिरी एक सवाल, चीनी को लेकर इस समय मुद्दा काफी गहरा गया है। चीनी की कीमतें लगातार तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आज स्टॉक लिमिट भी सरकार की तरफ से लगा दी गई है, जो 30 दिन की थी उसको कम करके 15 दिन कर दिया गया है। ऐसे में क्या लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो चीनी पर लगी हुई है, क्या सरकार की तरफ से उसको पूरी तरह से हटाया जा सकता है त्योहारी सीजन की डिमांड को देखते हुए? देखिए, पहला चीज आप समझिए, चीनी खाली इंडिया में नहीं बढ़ी है, इंटरनेशनल में भी बढ़ी है, क्योंकि वहां पे भी टाइट सिचुएशंस बनी हुई है। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी हटाते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट पे एक गलत मैसेज भी जाता है। लेकिन दूसरा बात आप समझिए कि ग्लोबल मार्केट में भी टाइट होने की वजह से 17 सेंट के ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि जिस से कच्चा तेल एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो E20 तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए, बाकी कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो इसका डाइवर्जन बायोफ्यूल्स में हो चुके हैं। और साथ में अभी हम देखें, यूएस में आपने सुना भी होगा, यूरोप में सुना होगा, वहां पे भी ना हीट वेव चल रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट में जो वाटर का कंसर्न है वो भी है। इनफैक्ट 2 दिन पहले जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है, जहां पे बताया जा रहा है 2027 में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिस ढंग से यूरिया और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हम अगले साल होते हुए देखेंगे ना, और मानसून भी कमजोर है, तो ये दौरी मार होने वाली है एग्री पे। तो मुझे लगता है कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हटा भी देते हैं ना, तो मेरा मानना है टेम्पररी थोड़ा रिलीफ मिल जाए प्राइस को, बट स्ट्रक्चरली इस बार डेफिसिट इंडिया में भी है, बाहर भी है, और डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, ये प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो कोई भी ऐसा बड़ा शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाए, वैसे तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं है ये, बट फिजिकल में यस, हाँ, ब्लैक मार्केटिंग है, इसको अवॉइड करना चाहिए। उसी के लिए गवर्नमेंट काफी सख्त स्टेप भी ले रही है, और लेना भी चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है कि कुछ लोग इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। बट हाँ, फंडामेंटल साइड देखूं तो मेरे को चीनी अभी भी मजबूती। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने सुना अजय केडिया जी को, जिनका साफ कहना था कि एग्री कमोडिटीज के अंदर उनको ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, स्पेशली स्पाइसेस के अंदर, और ग्वार के अंदर एक अच्छी खासी तेजी यहां से बनती हुई दिखाई दे रही है। 6600 के लेवल ग्वार सीट छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो सोने चांदी में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। फिलहाल 4600 के टारगेट्स 4620 के आसपास का रेसिस्टेंट है, और अगर बाजार उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दिवाली तक सोना जल्द ही $5000 के लेवल छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहरहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।